नमस्ते दोस्तों। मैं समकालीन जनमत के पेज से लाइव हो रहा हूँ। मेरा नाम बोधिसत्व है। मैं मुंबई में रहता हूँ। हिंदी में कविताएं लिखता हूँ और मैं जनमत का आभारी हूँ कि जनमत ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी वॉल पर कविताएं पढ़ सकूं। नमस्ते प्रेम शंकर और रुचि दीक्षित जी नमस्ते। वासुदेव अधिकारी जी नमस्ते। थैंक यू प्रेम शंकर। और अंजन कुमार जी नमस्ते। नमस्ते बंधु। मैं अपने को मित्रों कभी भी हिंदी का इतना महत्वपूर्ण कवि नहीं मानता और न ही मुझे किसी तरह का कोई मुगालता है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ या बहुत महान लिखता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं जैसा लिख सकता हूँ मैं वैसा लिखता हूँ। आशुतोष थैंक यू दोस्त। राकेश शर्मा जी नमस्ते। राम प्यारे राय सर नमस्ते। और आशुतोष यम जो आजकल आशुतोष दुबे से हो गए हैं, दुबे जी नमस्ते। और हेमंत भाई नमस्ते। मनोज झा जी नमस्ते। समता जी नमस्ते। मित्रों, मैं एक आध मिनट और लेकर के फिर मैं कविता पढ़ना शुरू कर दूंगा और या आप लोग कहें तो मैं अभी ही पढ़ना शुरू कर दूं और या थोड़ा वक्त और ले लूं, बातचीत कर लूं, कुछ बोल दूं कुछ। अनुपम सिंह जी थैंक यू। गीतेश जी नमस्ते। इस दौर में जो चीज़ सबसे कठिन हुई है आम आदमी के लिए जीना और कवियों के लिए लिख पाना। तो और कवि भी अगर हमें माने कि समाज में रहते हैं और उनकी भी अपनी जीवनचर्या होती होगी, तो मुझे लगता है कि कवियों के लिए एक बहुत कठिन दौर है ये। और ऐसी स्थिति में जबकि यथार्थ जो है वो क्रूर से क्रूरतर होता जाए, उसमें आपको कुछ कह पाना, कुछ लिख पाना और कठिन हो जाता है। और कविता से, साहित्य से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं समाज की। धनंजय भाई नमस्ते। मूषा भाई नमस्ते। बासुकी प्रसाद जी नमस्ते। मित्रों, मैं शुरू करता हूँ। और मैंने पहले सोचा था कि चितरंजन भाई नहीं रहे, मैं उनके लिए 30 सेकंड का एक मौन प्रस्तावित करता हूँ। और कल ही मेरे मामा जी के एक बेटे प्रेमनाथ तिवारी जी का देहांत हो गया है रात में। तो एक बार मेरे मन में आया कि मैं आज ना आऊँ, फिर मुझे लगा कि आना चाहिए, ये भी एक कवि धर्म है। तो मैं 30 सेकंड का एक मौन ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं कविता पढ़ूँगा। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी 30 सेकंड मौन लें। तो मित्रों, मैं अपने पहले संग्रह से एक कविता पढ़ रहा हूँ जिसको बहुत कम पढ़ा है मैंने, और आप लोगों को बता के अच्छा लगेगा कि मैंने अवधि में लगभग 50 कविताएं लिखी हैं, जिनमें से 5 का प्रकाशन हुआ है और बाकी करीब 40-45 छपी नहीं है, न किसी किताब में और न कहीं पत्र पत्रिकाओं में। भविष्य में योजना है कि एक संकलन कम से कम अवधि कविताओं का हो।
थैंक यू पंकज भाई। तो पहली कविता है अवधी भाषा में लिखी हुई, अवधी बोली में लिखी हुई मेरी कविता दिल्ली। खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए। खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए। का दर दिल्ली कब करे अन्नोर सब कहें तो हके चोर चोर। तब कहाँ घुसुरबे बतावा भाई। खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए। दिल्ली हमें बर्बाद केहस, दिल्ली हमें का खाक दहस। दिल्ली हमें का चूसेस नाय, दिल्ली हमें का राज दहस। दिल्ली हमें दहस पगलाए, खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए। दिल्ली बहुत चमर चतुर, दिल्ली बहुत चिक्कन बहुत खुरदुर। दिल्ली बहुत चमर चतुर, दिल्ली बहुत चिक्कन बहुत खुरदुर। दिल्ली हमें कहे तू तू आ, दिल्ली हमें कहे दूर दूर। दिल्ली हमें लपेटेस भाई, खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए। खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए। दिल्ली जहाँ बनत नहीं देर, दिल्ली करे बहुत हेर फेर। दिल्ली गेहूँ मटर कह दे, दिल्ली धुआं दे दिल्ली। दिल्ली चले हमेशा धाय, खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए। दिल्ली 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 बहुत नमकीन बहुत रसीली। दिल्ली 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 बहुत नमकीन बहुत रसीली। दिल्ली दिन में लूटे रात में खाए, खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए। दिल्ली बाप दादा के खाएस, दिल्ली बाप दादा के खाएस। दिल्ली थोर हंसाएस ढेर रुआएस। दिल्ली गजे लौटा नाए, दिल्ली गजे लौटा नाए। खर कहे संगत नसाए अब क्यों दिल्ली न जाए, अब क्यों दिल्ली न जाए। अगली कविता है, मैंने एक चीज़ और सोची थी कि अक्सर हम प्रतिनिधि कविताओं को पढ़ने के मोह में पड़े रहते हैं और बार बार हम किताबों से बड़ी चुनिंदा कविताएं ढूंढते रहते हैं। कल मैंने सोचा कि बाकी जो कविताएं होती हैं क्या वो आम होती हैं, वो ख़ास नहीं होती हैं क्या, वो संकलन बनाने के लिए केवल जुटा ली जाती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन कविताओं को पढूं जो अक्सर मैं नहीं पढ़ता रहा हूं। थैंक यू बिमलेश, कुंदन सिद्धार्थ जी आभार, आभा जी आपका शुक्रिया, गौरव थैंक यू भाई, विनय कुमार जी देख रहे हैं थैंक यू, हेलो विनय कुमार जी। अगली कविता है जिस पे मेरे पहले कविता संकलन का नाम था सिर्फ कभी नहीं। नहीं मान सकता मैं कि ठंड से इनका कुछ न बिगड़ेगा। नहीं मान सकता मैं कि ठंड से इनका कुछ न बिगड़ेगा। कि आग इन्हें तपाकर झुलसा तक नहीं पाएगी। कि हवा केवल इनकी शाखों में झूल कर रह जाएगी। नहीं मान सकता मैं, नहीं मान सकता मैं कि ठंड से इनका कुछ न बिगड़ेगा। कि आग इन्हें तपाकर झुलसा तक नहीं पाएगी। कि हवा केवल इनकी शाखों में झूल कर रह जाएगी। बरसात में भीग गई है इनकी देह, बरसात में भीग गई है इनकी देह। इनका खड़ा रह पाना कुछ मुश्किल लग रहा है। बढ़इयों को चाहिए, बढ़इयों को चाहिए गढ़ें इनके लिए कमीज, तैयार करें इनके लिए जूते। बढ़इयों को चाहिए कि इनके लिए गढ़ें कमीज, तैयार करें इनके लिए जूते। वैसे भी ये टोपी की मांग अक्सर नहीं करते। बरसात में भीग गई है इनकी देह, इनका खड़ा रह पाना कुछ मुश्किल लग रहा है। बढ़इयों को चाहिए कि इनके लिए गढ़ें कमीज, तैयार करें इनके लिए जूते। वैसे भी ये टोपी की मांग अक्सर नहीं करते। मैं सिर्फ कभी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कभी नहीं हूँ, समझ रहा हूँ कि मौसम कुछ ठीक ठाक नहीं है। मैं सिर्फ कभी नहीं हूँ, समझ रहा हूँ कि मौसम कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस संकलन से एक कविता और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं फिर दूसरे उस पर चला जाऊंगा। कविता का शीर्षक है तमाशा।
ये कविता जानबूझ के पढ़ रहा हूँ। हम एक तमाशे से घिरे हुए हैं, हमारा पूरा समाज एक तमाशे से घिरा हुआ है। हमारे देश की पूरी राष्ट्रीय राजनीति एक बड़ा तमाशा होकर रह गई है। हमारा पूरा समय, वो कोरोना के पहले हो या कोरोना के बाद हो, एक विद्रूप तमाशे में तब्दील हो गया है। कविता पढ़ता हूँ, तमाशा। तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। मदारी मदारी पैसे से पैसा बना रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। मदारी पैसे से पैसा बना रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी सांप को दूध पिला रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी हमारा लिंग बदल रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। मदारी हमारा लिंग बदल रहा है, हम ताली बजा रहे हैं। अपने जमूरे का गला काट कर मदारी कह रहा है, अपने जमूरे का गला काट कर मदारी कह रहा है, ताली बजाओ। अपने जमूरे का गला काट कर मदारी कह रहा है, ताली बजाओ। और हम ताली बजा रहे हैं। तमाशा हो रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। मित्रों, मैं जो स्थितियां हैं उनके हिसाब से तो नहीं, लेकिन जो मेरी अपनी एक पसंद है आज के लिए मैंने चुनी है। और जनमत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है हिंदी कविता का, और यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की तरह है। और आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा है, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ। प्रभात भाई नमस्ते कर रहा हूँ, साधना कृष्णा जी नमस्ते, कुंदन सिद्धार्थ जी नमस्ते, गीतेश भाई नमस्ते। अगली कविता है गंध। गंध। कल रात को जलने की गंध आ रही थी। कल रात को जलने की गंध आ रही थी। जल्दी जल्दी हमने अपने घर का कोना कोना छान मारा कि कहीं कुछ अपने घर में तो नहीं सुलग रहा, जल रहा। कल रात को जलने की गंध आ रही थी। जल्दी जल्दी हमने अपने घर का कोना कोना छान मारा कि कहीं कुछ अपने घर में तो नहीं सुलग रहा, जल रहा। चूल्हा बुझा था देर से, कहीं कुछ भी सुलग नहीं रहा था। घर में सब कुछ सही सलामत था हमारे। कल रात को जलने की गंध आ रही थी। जल्दी जल्दी हमने अपने घर का कोना कोना छान मारा, कहीं कुछ अपने घर में तो नहीं सुलग रहा, जल रहा। चूल्हा बुझा था देर से, कहीं कुछ भी सुलग नहीं रहा था। घर में हमारे सब कुछ सही सलामत था। हमें राहत हुई, हमें राहत हुई। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं जल रहा था, राख नहीं हो रहा था हमारे भीतर। पर कुछ जलने की गंध आती रही, पर कुछ जलने की गंध आती रही। जब हमें आ रही थी नींद तब भी, जब हमें आ रही थी नींद तब भी हमारे घर में मौजूद थी कुछ जलने की गंध। पर खुशी थी हमें, हमारे यहाँ आग नहीं लगी थी। पर खुशी थी हमें कि हमारे यहाँ आग नहीं लगी थी। एक कविता और है। मैंने पहले ही बोला कि मैं बहुत प्रतिनिधि चयन के उसमें नहीं हूँ, और मैं उन कविताओं को पढ़ूँगा जो मुझे कविता संग्रहों का कवि बनाती हैं, क्योंकि प्रतिनिधि कविताओं से प्रतिनिधि संकलन छप सकते हैं। अगर मैंने इन कविताओं को लिखा है तो मैं इन कविताओं के प्रति उत्तरदायी हूँ। जैसे कि एक सामान्य प्रजा, एक आम आदमी के लिए हमारी सत्ता को उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन यह उत्तरदायित्व तो जो है वो 5 किलो अनाज के आसपास में सीमित है। माफ़ी चाहते हुए मैं अगली कविता पढ़ता हूँ। रात के 2 बजे। मैं हवा में ओस की तरह तुम्हें पाता हूँ। मैं हवा में ओस की तरह तुम्हें पाता हूँ। चाँद धीरे धीरे डूब रहा है। मैं हवा में ओस की तरह तुम्हें पाता हूँ। चाँद धीरे धीरे डूब रहा है। ठंड से नहीं, लू से नहीं, भूख से नहीं, भय से नहीं। ठंड से नहीं, लू से नहीं, भूख से नहीं, भय से नहीं,
तुम्हारी कामना रहित दिनचर्या से तिरोहित हो रहा हूँ मैं हवा में ओस की तरह तुम्हें पाता हूँ। चांद धीरे धीरे डूब रहा है, ठंड से नहीं, लू से नहीं, भूख से नहीं, भय से नहीं, तुम्हारी कामना रहित दिनचर्या से तिरोहित हो रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए जंजीर बना रहा हूँ, आरामदायक और ठोस। मैं तुम्हारे लिए जंजीर बना रहा हूँ, आरामदायक और ठोस। पत्तों की तरह सुंदर और सुखद मैं तुम्हारा निरर्थक सुख हूँ। पत्तों की तरह सुंदर और सुखद मैं तुम्हारा निरर्थक सुख हूँ, जिसे लिए लिए सो रही हो तुम। आतताई चाँद धीरे धीरे डूब रहा है, मैं अपने को गुलाम की तरह पा रहा हूँ और तुम्हें भी। आतताई चाँद धीरे धीरे डूब रहा है, मैं अपने को गुलाम की तरह पा रहा हूँ और तुम्हें भी। हमें उन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें उन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें आसमान देखने से, प्यार करने से नहीं रोकते। हमें उन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें आसमान देखने से, प्यार करने से नहीं रोकते, न ही उदास रहने और बेकार होकर मर जाने से। हमें उन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें आसमान देखने से और प्यार करने से नहीं रोकते, न ही उदास रहने और बेकार होकर मर जाने से। अगली कविता इसी संकलन से पढ़ रहा हूँ। तय किया था कि इसको अंत में पढ़ूंगा, लेकिन पहले पढ़ता हूँ। छूट जाता है। कोशिश करूंगा कि मैं वो जो आपने बोली है शांता वाली कविता पंकज भाई पढ़ूं उसको, और भी कोई कविता अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो निश्चित रूप से बता दें, मैं पढ़ूंगा। क्योंकि टाइम 1 घंटे के बाद ये जो लाइव है वो ब्रेक हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ ब्रेक नहीं हो, मैं उसके भीतर ही ख़त्म कर लूँ। छूट जाता है, कुछ न कुछ छूट ही जाता है, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। रास्ते में याद आती हैं ना आ सकी चीज़ें। कुछ न कुछ छूट ही जाता है, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। रास्ते में याद आती हैं साथ ना आ सकी चीज़ें। हफ्तों से चल रही होती है तैयारी, फिर भी कुछ न कुछ छूट ही जाता है। जहाँ भी ठहरते हैं उस घोंसले में गिर ही जाता है हमारा कोई न कोई पंख। जहाँ भी ठहरते हैं उस घोंसले में गिर ही जाता है हमारा कोई न कोई पंख। जिस भी पेड़ की छाया में उगते हैं वहाँ भी, जहाँ हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते वहाँ भी कुछ न कुछ छूट ही जाता है, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। जैसे कापियाँ छूट जाती हैं खाली, जैसे कापियाँ छूट जाती हैं खाली। नींव के ऊपर नहीं उठ पाते अनगिनत घर। अप्सराएं, युवतियाँ, मित्र, प्रेम, सरलता न चाहते हुए भी छूट ही जाते हैं यात्रा की राह में। देह की गंध रह जाती है धरती पर, देह की गंध रह जाती है धरती पर। जैसे कटाई के बाद छूट जाता है हंसुआ कभी कभी खेत में। देह की गंध रह जाती है धरती पर, जैसे कटाई के बाद छूट जाता है हंसुआ कभी कभी खेत में। रास्ते में छूट जाते हैं गुजरने के निशान, रास्ते में छूट जाते हैं गुजरने के निशान। धूल चाह कर भी उन्हें मेट नहीं पाती है। रास्ते में छूट जाते हैं गुजरने के निशान। धूल चाह कर भी उन्हें मेट नहीं पाती है। ठीक है प्रेम भाई, अगर आवश्यक हुआ तो मैं आगे पढ़ूंगा, और नहीं तो फिर मैं इस तरह से करूंगा कि उसी टाइम के भीतर में हो जाए। और इस संकलन से एक कविता और पढ़ रहा हूँ, पुराने जैसा। ये कविता एक, अगर मैं अपनी रचना प्रक्रिया पर कुछ भी बोलूँ तो ये कविता मार्कंडे जी के सामने उपजी थी। मैं और मार्कंडे जी बैंक गए थे, आप लोग जानते होंगे। मार्कंडे जी हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार और संपादक थे। इलाहाबाद में हमारे गुरु और संरक्षक जैसे थे वो। अगर वो घर के होते तो हमारे
ताऊ जी या चाचा की उम्र में डेफिनेटली थे वो। तो एक बार मैं उनके साथ बैंक गया, तो वहाँ एक कविता मुझे सूझी, बाद में मैंने लिखा, सुनिए। पुराने जैसा, पुराने जैसा। थैंक यू मयंक भाई, और भौमिक दादा नमस्ते, मूषा भाई थैंक यू, और सुमन कुमार सिंह जी नमस्ते। सारे लोगों का आभारी हूँ। अगली कविता पढ़ता हूँ। पुराने जैसा। अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि बैंक में मेरी कैसी तस्वीर लगी है, कैसा दस्तखत किया है। अक्सर मैं भूल जाता हूँ, अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि बैंक में मेरी कैसी तस्वीर लगी है, कैसा दस्तखत किया है। कैशियर मेरे चेहरे से, कैशियर मेरे चेहरे से मेरी उस पुरानी तस्वीर को मिलाता है, मिलाता है पुराने दस्तखत से ताजे दस्तखत को, और कहता है बनाऊं वैसा ही दस्तखत जैसा होना चाहिए। अक्सर मैं भूल जाता हूं कि बैंक में मेरी कैसी तस्वीर लगी है, कैसा दस्तखत किया है। कैशियर मेरे चेहरे से मेरी उस पुरानी तस्वीर को मिलाता है, मिलाता है मेरे पुराने दस्तखत से मेरे ताजे दस्तखत को, और कहता है बनाऊं वैसा ही दस्तखत जैसा होना चाहिए। पर मैं बार बार भूल जाता हूं, पर मैं बार बार भूल जाता हूं अपना ही पुराना दस्तखत। मेरा चेहरा है कि जब बदल जाता है रोज रोज, पर मैं बार बार भूल जाता हूं अपना ही पुराना दस्तखत। मेरा चेहरा है कि जब बदल जाता है रोज रोज, और मुझसे मांग की जाती है, और मुझसे मांग की जाती है कि यदि पाना हो भुगतान, और मुझसे मांग की जाती है कि यदि पाना हो भुगतान, तो भले ही न दिखूं अपनी पुरानी तस्वीर जैसा, तो भले ही न दिखूं अपनी पुरानी तस्वीर जैसा, पर दस्तखत बनाऊं ठीक पुराने दस्तखत की ही तरह। और मैं अक्सर भूल जाता हूं कि बैंक में मेरी कैसी तस्वीर लगी है, कैसा दस्तखत किया है मैंने। अगली कविता मैं पढ़ रहा हूं अपने तीसरे कविता संकलन से। इससे एक ही कविता पढ़ने की योजना है मेरी, कई कविताएं कई बार पढ़ चुका हूं। दिन भर मन कैसा उचाट रहा, दिन भर, दिन भर मन कैसा उचाट रहा दिन भर। याद आते रहे वे लोग जिन्होंने पाल पोस कर जिलाया मुझे। मन कैसा उचाट रहा दिन भर, याद आते रहे वे लोग जिन्होंने पाल पोस कर जिलाया मुझे। ढीठ कैसे कहते हैं तुम ही देना आग, पानी तुम ही पारना पिंडा। ढीठ कैसे कहते हैं तुम ही देना आग, पानी तुम ही पारना पिंडा। क्या उन्होंने इसीलिए पाला मुझे, क्या उन्होंने इसीलिए पाला मुझे कि रखूं उनकी पुतलियों पर कपूर, फूकूं उन्हें दाग दूं। मन कैसा उचाट रहा दिन भर, याद आते रहे वे लोग जिन्होंने पाल पोस कर जिलाया मुझे। ढीठ कैसे कहते हैं तुम ही देना आग, पानी तुम ही पारना पिंडा। क्या उन्होंने इसीलिए पाला मुझे कि रखूं उनकी पुतलियों पर कपूर, फूकूं उन्हें दाग दूं। जिन्होंने मुझे प्यार दिया तिल तिल कर, लड़ना और भागना सिखाया, सिखाए गुण और अवगुण दुनिया भर के। जिन्होंने मुझे प्यार दिया तिल तिल कर, लड़ना और भागना सिखाया, सिखाए गुण और अवगुण दुनिया भर के। जोतना बोना और मिट्टी में मिल जाना सिखाया। मन इतना उचाट रहा कि रात बीत जाने पर भी, मन इतना उचाट रहा कि रात बीत जाने पर भी भोर में खुश खुश डूबता चांद न सुहाया। मन इतना उचाट रहा दिन भर कि रात बीत जाने पर भी भोर में खुश खुश डूबता चांद न सुहाया। रह रह कर पिता की मलिन आंखों पर कपूर रखना याद आया। मन इतना उचाट रहा दिन भर कि रात बीत जाने पर भी भोर में खुश खुश डूबता चांद न सुहाया। रह कर पिता की मलिन आंखों पर
कपूर रखना याद आया। अब जो कविता पंकज ने कही है और जिसके लिए आभा जी ने भी आज लाइव के पहले बोला था, और कुछ लोग कह रहे हैं पागल दास के लिए, तो पहले मैं शांता पढ़ता हूँ पंकज भाई और आभा के कहने पर। आभा ने सुबह ही कह दिया था पढ़ना और पंकज भाई कह रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा है। मैं पहले शांता पढ़ता हूँ, फिर पागल दास, और फिर अगर कोई और कविता का समय बचेगा, 25-26 मिनट में पढ़ चुका हूँ तो करता हूँ। आभा जी शिवानी के लिए भी पढ़ूंगा और देखते हैं, पहले ये पढ़ दूं। शिवानी के लिए पहले संकलन में है, कविता है शांता। इसका मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड ये है कि दशरथ को बहुत दिनों तक कोई संतति नहीं हुई, फिर उनको एक बेटी हुई और बेटी पैदा होने के साथ साथ ही अकाल पड़ा। तो राम जी भाई आप जब भी आते हैं समय पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आपका छोटा भाई हूँ तो जो पहले पढ़ा है वो आपको कभी फिर भी सुना दूंगा। तो लोगों ने सलाह दिया दशरथ को कि अगर इस बेटी को आप राज्य से बाहर कर दें तो अयोध्या का अकाल मिट जाएगा। कविता पढ़ते हैं, पूरी बात बता देंगे तो फिर। और शांता। दशरथ की एक बेटी थी शांता। लोग बताते हैं जब वह पैदा हुई अयोध्या में अकाल पड़ा, 12 वर्षों तक धरती धूल हुई। दशरथ की एक बेटी थी शांता। लोग बताते हैं जब वो पैदा हुई अयोध्या में अकाल पड़ा, 12 वर्षों तक धरती धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए श्रृंग ऋषि को पुत्री दान दे दी। उसके बाद शांता कभी नहीं आई अयोध्या। लोग बताते हैं दशरथ उसे बुलाने से डरते थे। बहुत दिनों तक सूना रहा अवध का आंगन। फिर उसी शांता के पति श्रृंग ऋषि ने दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। बहुत दिनों तक सूना रहा अवध का आंगन। फिर उसी शांता के पति श्रृंग ऋषि ने दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। दशरथ 4 पुत्रों के पिता बन गए। संतति का अकाल मिट गया। शांता राह देखती रही अपने भाइयों की, पर कोई नहीं आया उसे हाल जानने भी कभी। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं। शायद वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे, जबकि बन जाते समय राम शांता के आश्रम से होकर गुजरे थे पर मिलने नहीं गए। शांता राह देखती रही अपने भाइयों की, पर कोई नहीं गया उसे आणने हाल जानने कभी। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं। शायद वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे, जबकि वन जाते समय राम शांता के आश्रम से होकर गुजरे थे पर मिलने नहीं गए। शांता जब तक रही राह देखती रही भाइयों की। आएंगे राम लखन, आएंगे भरत शत्रुघ्न, आएंगे बीरन। शांता जब तक रही राह देखती रही भाइयों की। आएंगे राम लखन, आएंगे भरत शत्रुघ्न, आएंगे बीरन। बिना बुलाए आने को राजी नहीं थी शांता। सती की कथा सुन चुकी थी बचपन में पिता दशरथ से। मित्रों, अगली कविता पढ़ता हूँ जो आप लोगों ने बोला है, पागल दास।
और एक सेकंड के लिए, असल में इसी बीच में एक और स्थिति हुई है कि मेरा चौथा संकलन ही घर में नहीं मिल रहा है। तो मैं जो कविताएं भी पढ़ रहा हूँ वो कविता कोश से पढ़ रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, आधे मिनट कुछ सेकंड का अगर वो हो रहा है। पागलदास, पखावज वादक स्वामी पागलदास के लिए, जिनका 20 जनवरी 97 को अयोध्या में देहावसान हो गया। ये कविता उनके लिए है और पढ़ता हूँ। अयोध्या में बस कर उदास रहते थे पागलदास, अयोध्या में बस कर उदास रहते थे पागलदास, यह बताया उस मल्लाह ने जिसने सरजू में प्रवाहित किया उन्हें। मैंने पूछा आखिर क्यों उदास रहते थे पागलदास, अयोध्या में बस कर भी। मैंने पूछा आखिर क्यों उदास रहते थे पागलदास, अयोध्या में बस कर भी। उसने कहा कारण तो बता सकते हैं वे ही जो जानते हो पागलदास को ठीक से। उसने कहा कारण तो बता सकते हैं वे ही जो जानते हो पागलदास को ठीक से। मैं तो आते जाते सुनता था उनका रोदन, जिसे छुपाते थे वे पखावज की थापों में। मैंने कहा मुझे उनके स्थान तक ले चलो, मैंने कहा मुझे उनके स्थान तक ले चलो, उनके किसी जानकार से मिलाओ। मैंने पागलदास के पट्ट शिष्यों से पूछा क्या अयोध्या में बसकर भी सचमुच उदास रहते थे पागलदास। मैंने पागलदास के पट्ट शिष्यों से पूछा क्या अयोध्या में बसकर सचमुच उदास रहते थे पागलदास। शिष्य कुछ बोले बासे नहीं, बस थाप देते रहे। शिष्य कुछ बोले बासे नहीं, बस थाप देते रहे। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने मुझे दिखाया उनका कक्ष, जहां बंद हो गया था आना जाना डोलना। पागलदास के पखावज भी भूल गए थे बोलना, पागलदास के पखावज भी भूल गए थे बोलना। मैं अयोध्या में ढूंढता रहा पागलदास के जानकारों को, मैं अयोध्या में ढूंढता रहा पागलदास के जानकारों को, और लोग उनका नाम सुनते ही बढ़ जाते थे आगे। बहुत दिनों पर मिले पागलदास के संगी जो कभी संगत करते थे उनके साथ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करेंगे जानकर कि अयोध्या में बसकर भी क्यों उदास रहते थे पागलदास। बहुत दिन बीतने पर मिले पागलदास के संगी जो कभी संगत करते थे उनके साथ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करेंगे जानकर कि अयोध्या में बसकर भी क्यों उदास रहते थे पागलदास। उन्होंने मुझसे कहा क्यों उदास हैं आप बनारस में, बुद्ध कपिल वस्तु में, कालिदास उज्जैनी में, पत्तियां वृक्षों पर, लोग दिल्ली में, पटना में, दुनिया जहान में क्यों उदास हैं। आप सिर्फ यही क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या में बसकर भी क्यों उदास थे पागलदास। उन्होंने मुझसे कहा क्यों उदास हैं आप बनारस में, बुद्ध कपिल वस्तु में, कालिदास उज्जैनी में, फसलें खेतों में, पत्तियां वृक्षों पर, लोग दिल्ली में, पटना में, दुनिया जहान में क्यों उदास हैं। आप सिर्फ यही क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या में बसकर क्यों उदास थे पागलदास। मैंने कहा मुझे उनकी उदासी से कुछ काम नहीं, मुझे बुद्ध कालिदास या लोगों की उदासी से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ बताना चाहता था लोगों को किस वजह से अयोध्या में बसकर भी उदास रहते थे पागलदास। उन्होंने बताया पागलदास की उदासी की जड़ थे पागलदास। मैंने कहा यह दूसरे पागलदास कौन हैं, क्या करते हैं। मैंने कहा यह दूसरे पागलदास कौन हैं, क्या करते हैं। उन्होंने बताया जैसे अयोध्या में बसती है दूसरी अयोध्या। उन्होंने बताया जैसे अयोध्या में बसती है दूसरी अयोध्या, जैसे सरजू में बहती है दूसरी सरजू। उन्होंने मुझे बताया जैसे अयोध्या में बसती है दूसरी अयोध्या, जैसे सरजू में बहती है दूसरी सरजू, वैसे ही पागलदास में था दूसरा पागलदास, वैसे ही पागलदास में था दूसरा पागलदास, और दोनों रहते थे अलग थलग और उदास। जो दूसरे पागलदास थे वे चाहते थे
वे चाहते थे न्याय, चाहते थे रक्षा हो सच की, बची रहे मर्यादा अयोध्या की। सहन नहीं होता था कुछ भी उल्टा सीधा, क्रोधी थे पहले पागलदास की तरह, सिर्फ अपने भर से नहीं था काम धाम। जो दूसरे पागलदास थे वे चाहते थे न्याय, चाहते थे रक्षा हो सच की, बची रहे मर्यादा अयोध्या की। सहन नहीं होता था कुछ भी उल्टा सीधा, क्रोधी थे पहले पागलदास की तरह, सिर्फ अपने भर से नहीं था काम धाम। पहले पागलदास की तरह उदास होकर बैठ नहीं गए थे घर के भीतर। मैंने कहा अन्याय का विरोध तो होना ही चाहिए, होनी ही चाहिए सच की रक्षा। मैंने कहा अन्याय का विरोध तो होना ही चाहिए, होनी ही चाहिए सच की रक्षा। पर उदासी का कारण तो बताया नहीं आपने। उन्होंने कहा जो पागलदास चाहते थे, जो पागलदास सच की रक्षा चाहते थे न्याय। वध किया गया उनका, मार दिया गया उनको घेर कर उनके ही आंगन में, एकांत में नहीं, उनके लोगों की मौजूदगी में, इसी अयोध्या में। उन्होंने कहा जो पागलदास सच की रक्षा चाहते थे न्याय। वध किया गया उनका, मार दिया गया उनको घेर कर उनके ही आंगन में, एकांत में नहीं, इसी अयोध्या में, उनके लोगों की मौजूदगी में। और पहले पागलदास को छोड़ दिया गया बजाने के लिए वाद्य, कला के संवर्धन के लिए। दूसरे पागलदास की हत्या से उसको न बचा पाने के संताप से उदास रहने लगे थे पागलदास। दूसरे पागलदास की हत्या से उसको न बचा पाने के संताप से उदास रहने लगे थे पागलदास। दूसरे पागलदास के न रहने पर उनको संगत देने वाला बचा न कोई। दूसरे पागलदास के न रहने पर उनको संगत देने वाला बचा न कोई। उन्होंने तज दिया बजाना, उन्होंने छोड़ दिया बजाना, भूल गए रंग भरना, तज गए समारोह, भूल गए कायदा, याद नहीं रहा भराव का ढंग। बचने लगे लोगों से, लोम विलोम की गुंजाइश नहीं रही, लोम विलोम की गुंजाइश नहीं रही। बहुत जोर देने पर कभी बजाने बैठते थे, बहुत जोर देने पर कभी बजाने बैठते थे तो लगता था पखावज नहीं, अपनी छाती पीट रहे हैं। इतना कहकर वे चुप हो गए, इतना कहकर वे चुप हो गए। मुझे सरजू पार कराया और बोले, जितना जाना मैंने पागलदास की उदासी का कारण, जितना जाना मैंने पागलदास की उदासी का कारण, कह सुनाया आपको। अब जाने सरजू को उसके दक्षिण तरफ बस कर भी क्यों उदास रहे पागलदास। इतना कहकर चुप हो गए वे। उन्होंने मुझे सरजू पार कराया और बोले, जितना जाना मैंने पागलदास की उदासी का कारण, कह सुनाया। अब जाने सरजू को उसके दक्षिण तरफ बस कर भी क्यों उदास रहे पागलदास। मित्रों, मुझे करीब 38 मिनट हो गया है पढ़ते हुए। अब मैं वो कविता पढ़ देता हूँ जो आभा ने बोला कि जो कविता उसने मुझे, जिसके लिखने की वजह से उसने मुझे मेरे प्रति अपनी कोई एक ओपिनियन बनाई थी, वो मैं पढ़ता हूँ। मेरा ख्याल है मैं बहुत दिनों बाद पढ़ूँगा। ये पहले कविता संकलन की कविताओं में से एक है और बासुकी प्रसाद जी, धनंजय भाई और सुशील, स्वतंत्र जी, एलजी गौतम साहब, मित्रों जीवन सिंह जी, सोनू चौधरी जी और सबका आभारी हूँ मैं। मयंक भाई, आपका भी आभारी हूँ। वो कविता पढ़ रहा हूँ शिवानी के लिए, और उसके बाद शायद एक कविता कोई ताजी पढ़ूंगा जो इस बीच की है, फिर मैं बंद कर दूंगा। शिवानी के लिए। अभी इस कविता का एक बड़ा विचित्र सा किस्सा है, वो बताना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे। बहुत थोड़ा सा, एक लाइन लूँगा, एक आधे मिनट का वक्त लूँगा। जब ये कविता मैंने लिखी और मैंने दूधनाथ जी को पढ़वाई, जो मेरी कविताओं पर बहुत काम करते थे और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, तो उन्होंने इस कविता का शीर्षक दिया कैशोर्य प्रेम।
तो मैं लौट के आया और मुझे लगा कि नहीं, कैशोर्य प्रेम तो ये बाहर से देखा हुआ टाइटल है। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं तो कैशोर्य प्रेम नहीं टाइटल दूंगा। इसकी जो हस्तलिखित प्रतियां मेरे पास हैं उसमें आज भी वो कैशोर्य प्रेम अलग से लिखा हुआ है। तो पढ़ता हूँ कविता शिवानी के लिए। अभी कुछ घंटे में रात हो जाएगी। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, बड़े बचपने की कविता है। अभी कुछ घंटे में रात हो जाएगी, दिन सूरज की पीठ पर लद कर चला जाएगा कहीं, इतिहास की कोख में समा जाएगी तारीख। मैं अपनी डायरी में बिना तारीख डाले तुम्हारे बारे में कुछ लिख रहा हूँ। अभी कुछ घंटे में रात हो जाएगी, दिन सूरज की पीठ पर लद कर चला जाएगा कहीं, इतिहास की कोख में समा जाएगी तारीख। मैं अपनी डायरी में बिना तारीख डाले तुम्हारे बारे में कुछ लिख रहा हूँ। वो मुझे न चाहने वाली लड़की, वो धूप की तरह नमकीन और पके बांस की तरह भूरी लड़की, वो मुझे न चाहने वाली लड़की, वो धूप की तरह नमकीन और पके बांस की तरह भूरी लड़की। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो मुझे न चाहने वाली लड़की, वो धूप की तरह नमकीन और पके बांस की तरह भूरी लड़की, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरे हाथ देने का जवाब नहीं दिया। तुम सिर्फ धूप और पानी नहीं हो, तुम सिर्फ धूप और पानी नहीं हो, तुम नहीं हो आकाश मिट्टी और हवा, तुम बुझी हुई ढिबरी तो नहीं ही हो। तुम सिर्फ धूप और पानी नहीं हो, तुम नहीं हो आकाश मिट्टी और हवा, तुम बुझी हुई ढिबरी तो नहीं ही हो। तुम क्या हो यह सिर्फ तुम जानती हो, तुम क्या हो यह सिर्फ तुम जानती हो। मैं कैसे कह दूं कि तुम चालाक या बेवकूफ़ हो। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, छत पर नहीं है तुम्हारे कपड़े। मैं परेशान हूँ, छत पर नहीं है तुम्हारे कपड़े, हवा तुम्हारी माँ की तरह बीमार और चुप है। मैं परेशान हूँ, छत पर नहीं है तुम्हारे कपड़े, हवा तुम्हारी माँ की तरह बीमार और चुप है। मैं उससे तुम्हारे बारे में कुछ भी पूछते हुए डर रहा हूँ। मैं परेशान हूँ, छत पर नहीं है तुम्हारे कपड़े, हवा तुम्हारी माँ की तरह बीमार और चुप है। मैं उससे तुम्हारे बारे में कुछ भी पूछते हुए डर रहा हूँ। अब एक दो कविता जो मेरे ख्याल से 5वें संकलन की कविताओं में से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम मैंने काफ़ी ले लिया है, 43-44 मिनट हो गए हैं। तो एक या दो कविताएं मैं पढ़ता हूँ, और अगर आप लोग और कोई कविता याद से कहेंगे तो पढ़ दूंगा, नहीं तो मैं मानूंगा कि मैंने आज का अपना वो कर दिया है। एक दिन, ये मेरी, थैंक यू आभा जी। मैं अगली कविता पढ़ता हूँ। एक दिन, एक दिन, एक दिन दुनिया के सारे पुल और बांध घुटनों के बल गिर जाएंगे। एक दिन दुनिया के सारे पुल और बांध घुटनों के बल गिर जाएंगे। एक दिन एक दिन सारी नदियां उनकी कैद से छूटकर अपने घरों को लौट जाएंगी। एक दिन दुनिया के सारे पुल और बांध घुटनों के बल गिर जाएंगे। सारी नदियां उनकी कैद से छूटकर अपने घरों को लौट जाएंगी। बादल सिर्फ पानी का घर होने से इनकार कर देंगे, और कितनी भी ताकतवर हवा उनको उड़ाकर उनकी मर्जी के खिलाफ और कहीं नहीं ले जा पाएगी। एक दिन, एक दिन पहाड़ खेत बनकर हल की नोक के नीचे आ जाएंगे। एक दिन पहाड़ खेत बनकर हल की नोक के नीचे आ जाएंगे। एक दिन सारी रुलाइयों को आंसू मिल जाएंगे और सारे पौधों को उनके बिछड़े हुए पत्ते मिल जाएंगे। एक दिन शब्दों के सब घाव भर जाएंगे। एक दिन शब्दों के सब घाव भर जाएंगे। एक घास को एक पेड़ का जख्म रफू करने का अधिकार मिलेगा। एक दिन वह दिन जरूर आएगा। एक दिन शब्दों के सब घाव भर जाएंगे। एक घास को एक पेड़ का जख्म रफू करने का अधिकार मिलेगा। एक दिन वह दिन जरूर आएगा
जब आकाश महुए की तरह धरती पर चू जाएगा। एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब आकाश महुए की तरह धरती पर चू जाएगा और कोई बूढ़ी औरत उनको बीन कर अपने घर ले जाएगी। एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब आकाश महुए की तरह धरती पर चू जाएगा और कोई बूढ़ी औरत उनको बीन कर अपने घर ले जाएगी। ठीक है, मैं अंतिम कविता के रूप में 2 कविताएं पढ़ रहा हूँ, बहुत समय हो गया है। ये कविता है संदिग्ध समय में कवि। एक समय ऐसा आया कि कुछ लिखने को बचा ही नहीं। एक समय ऐसा आया कि कुछ लिखने को बचा ही नहीं। कवियों और विचारकों का पूरा आर्यावर्त ही संदिग्ध हो गया। कविता बहुअर्थी हो गई और कवि स्वार्थी। किसी को किसी पर भरोसा न रहा, किसी को किसी पर भरोसा न रहा। एक ही पता लोग कई लोगों से पूछते थे और पहुंच जाने पर भी यकीन नहीं होता था कि पहुंच गए। वे सुरक्षित हैं और सोने के बाद कोई उनका गला नहीं दबाएगा, यही बात उनके खुश होने के लिए बहुत थी। वे सुरक्षित हैं और सोने के बाद कोई उनका गला नहीं दबाएगा, यही बात उनके खुश होने के लिए बहुत थी। उनके खाने में विष नहीं था, इसी बात पर वे आभारी होते थे। पत्तियों के आभारी होते थे पेड़ की वह काल उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मिट्टी के आभारी थे पेड़ कि वह जड़ों को नमी खींचने दे रही है। लकड़हारे आभारी थे पेड़ों के कि वे अगले दिन भी कटने के लिए खड़े रहते हैं पृथ्वी में पंजे दसाए। शासक को लोग झूठा मानते थे, शासक को लोग झूठा मानते थे। उससे बढ़कर विदूषक कोई न था आर्यावर्त में, और वह वचन तोड़ता था कि अगला वचन दे सके। शासक को लोग झूठा मानते थे, उससे बढ़कर कोई विदूषक न था आर्यावर्त में, और वह वचन तोड़ता था कि अगला वचन दे सके। और लोग सारी बातों को संदिग्ध मानकर भरोसा करते रहते थे। राजधानियों में संदिग्ध परछाइयां रातों को भटकती थीं। वे किसी के भी फोन से डेटा और मन से सपने चुरा लेती थीं। समय ऐसा था कि धोखे की सारी आशंका के बाद भी एक स्त्री एक अपरिचित पुरुष से मिलने अपरिचित ठिकाने जाती थी, और धोखा खाने के बाद भी वह इसलिए आभारी रहती थी कि अपरिचित ने उसकी हत्या तो नहीं की है। कविता संदिग्ध हो गई थी, शब्द खो चुके थे अर्थ। फिर भी लोग कविता से एक उम्मीद लगाए रहते थे कि एक दिन वह सही अर्थ दे पाने में शब्दों को मदद करेगी। कविता संदिग्ध हो गई थी, शब्द खो चुके थे अर्थ। फिर भी लोग कविता से एक उम्मीद लगाए रहते थे कि एक दिन वह सही अर्थ दे पाने में शब्दों की मदद करेगी। और कोई भी शब्द बिना अपना अर्थ पाए अपमानित होकर नहीं मरेगा, और कोई भी शब्द बिना अपना अर्थ पाए अपमानित होकर नहीं मरेगा। अगली कविता है जो आज की अंतिम कविता होगी, और आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना, और आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखा। मैं बीच में थोड़ा ऐसा लगा कि भटक गया, एसी का आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो लगा कि उसको बंद कर देते हैं, उससे थोड़ी एक हलचल हुई। तो मैं उसी कविता पे पहुंचने वाला हूँ। ये रही कविता हो, पीठ पर साबुन। मैंने आभा के लिए कुल 9 के करीब कविताएं लिखी हैं, 10 के करीब कविताएं लिखी हैं। उनमें से 5वीं कविता है पीठ पर साबुन। तुम कहती हो साबुन लगा दो पीठ पर, हाथ नहीं पहुंचते हैं। तुम कहती हो साबुन लगा दो पीठ पर, हाथ नहीं पहुंचते हैं। तुम्हारी पीठ पर साबुन लगाकर प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी पीठ पर साबुन लगाकर प्रार्थना करता हूँ, सबके हाथ छोटे ही रहें, न पहुँचें खुद की पीठ पर
किसी भी युग में, कभी भी। तुम कहती हो साबुन लगा दो, पीठ पर हाथ नहीं पहुँचते हैं। तुम्हारी पीठ पर साबुन लगाकर प्रार्थना करता हूँ, सबके हाथ छोटे ही रहें, न पहुँचे खुद की पीठ पर किसी भी युग में, कभी भी। पीठ थपथपाना हो, धप्पा जमाना हो, पीठ थपथपाना हो, धप्पा जमाना हो या साबुन लगाना हो, किसी और के हाथ की प्रतीक्षा रहे सभी को। पीठ थपथपाना हो, धप्पा जमाना हो या लगाना हो साबुन, किसी और के हाथ की प्रतीक्षा रहे सभी को। जैसे रहती है मुझे, जैसे रहती है मुझे तुम्हारे हाथ की प्रतीक्षा मेरी पत्थर पीठ पर। पीठ पर साबुन लगवाना या लगाना, पीठ पर साबुन लगाना या लगवाना किसी दूसरे के हाथ को अपना बनाना होता है। कभी किसी दूसरे का हाथ बन जाना होता है। पीठ पर साबुन लगवाना या लगाना किसी दूसरे के हाथ को अपना बनाना होता है। कभी किसी दूसरे का हाथ बन जाना होता है। यह अपनी पीठ पर पराए हाथ का आग्रही, यह अपनी पीठ पर पराए हाथ का आग्रही पाणी ग्रहण है। यह अपनी पीठ पर पराए हाथ का आग्रही पाणी ग्रहण है। थैंक यू समकालीन जनमत। आभारी हूँ प्रेम शंकर का, आभारी हूँ पंकज भाई का, आभारी हूँ रामजी राय भाई का, हृदय सिंह भाई का आभारी हूँ, चंद्रमौली का आभारी हूँ। रामजी भाई, देर से आने के संकोच के बावजूद कहना चाहता हूँ पढ़िए कुछ और। तो एक आध कविताएं और पढ़ देता हूँ। एक कविता आपके कहे से पढ़ देता हूँ रामजी भाई, और क्योंकि आपका आग्रह जो है टाल नहीं सकता, आपका आदेश टाल नहीं सकता, आग्रह तो गलत शब्द है, आपका निर्देश है, तो मैं पढ़ता हूँ। एक कविता है इसमें, हमारे पास मत आओ। हमारे पास मत आओ, लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, पैदल उदास, भूल कर भूख प्यास, दिशा समय धूप छाले, भूल कर चलते जा रहे हैं लोग जा रहे हैं। मैं कुछ दूर भाग कर चलता हूँ उनकी दिशा में, मैं कुछ दूर भाग कर चलता हूँ उनकी दिशा में, जैसे मृतक के साथ चलने का रिवाज है। मैं चलता हूँ 40 कदम उनकी ओर, कुछ एक को देना चाहता हूँ कंधा। मैं चलता हूँ 40 कदम उनकी ओर, कुछ एक को देना चाहता हूँ कंधा, किंतु यह सब किए बिना लौट आता हूँ खुद तक, खुद को कंधा देता हुआ पाता हूँ। वे सब मेरे भाई हैं, वे सब मेरे गांव के हैं, वे सब मैं हूँ, वह भीड़ मैं हूँ। वे छाले मेरे पैरों में हैं, वह पानी पीने को अंजुली पसारे बैठा मैं ही तो हूँ। वे छाले मेरे पैरों में है, वह पानी पीने को अंजुली पसारे बैठा मैं ही तो हूँ। वह रास्ते में रो रही है मेरी माँ, वह दूर गिरा है मेरे बेटे का शरीर निर्जल, वह मेरी बेटी एक राख के चट्टान पर शून्य सी बैठी है, उसकी दृष्टि में धूल और राख भरी है, उसकी दृष्टि में धूल और राख भरी है, वह रोती है तो राख के आंसू। वह देखो अपने गर्भ को संभालते जा रही है मेरी माँ, उससे जन्म लूंगा मैं पैदल यात्रा में मरने के लिए। वह देखो अपने गर्भ को संभालते जा रही है मेरी माँ, उससे जन्म लूंगा मैं पैदल यात्रा में मरने के लिए। रास्ते में कोई नहीं गाएगा मेरे जन्म मरण का सोहर। इस 3 रंग वाले चक्रधारी झंडे के देश में, इस 3 रंग वाले चक्रधारी झंडे के देश में ऐसे जाने का कोई निशान नहीं मिलता। न राम ऐसे गए, न पांडव, न सिद्धार्थ गौतम। हम एक ऐतिहासिक दृश्य हो गए हैं, सुखी लोगों को चमत्कृत करते, समाचारों के लिए ऊब और सरकारों के लिए सूखी,
दूब हो गए हैं हम। इस 3 रंगों वाले चक्रधारी झंडे के देश में ऐसे जाने का कोई निशान नहीं मिलता। न राम ऐसे गए, न पांडव, न सिद्धार्थ गौतम। हम एक ऐतिहासिक दृश्य हो गए हैं, सुखी लोगों को चमत्कृत करते समाचारों के लिए ऊब और सरकारों के लिए सूखी दूब हो गए हैं। बहुत दूर है अपनी अयोध्या, बहुत दूर है मिथिला। रावण खरदूषण के जंगल में घिर गए हैं हम, निहत्थे पैदल भूखे हम। हमारे धनुष बाण हमने खुद खोए हैं, हमारे धनुष बाण हमने खुद खोए हैं। यह वनवास हमने खुद लिया था, यह वापसी हमारी अपनी है। हम हारे हुए राम हैं भाई, हम हारे हुए राम हैं भाई। हमारे पुष्पक विमान रावणों की कैद में हैं। कितने विभीषण, कितने हनुमान, कितने बाली, कितने सुग्रीव, सभी रावणों से संधि कर पा गए हैं राज। अब नहीं जलती लंका, अब नहीं जलती लंका, उसके चौकीदार हम ही थे। उसी लंका से खदेड़े हुए हम, निष्कासित हम, पैदल पैदल अपनी अयोध्या जा रहे हम। छालों के जूते पहनकर, छालों के जूते पहनकर, उदासी का मुकुट बांधे, पराजय का प्रशस्त पत्र गले में लटकाए, अश्वमेघ के बल अश्व की तरह अपनी भूमि की ओर खिसक रहे हैं हम लाखों लोग, हम अबोध बच्चे, हम बूढ़े लोग, हम युवतियां, हम बहुएं, हम पराजित, हम बिके हुए अवध मिथिला के लोग। हम लाखों लोग, हम अबोध बच्चे, हम बूढ़े लोग, हम युवतियां, हम बहुएं, हम पराजित, हम बिके हुए अवध मिथिला के लोग। हम प्राण बचाते निर्लज, अपना घाव दिखाते, यहाँ वहाँ धक्का खाते, पेट बजा कर पैसा पाते, घिसट घिसट पैर बढ़ाते। लाखों लोग जा रहे हैं हम भीड़ की फोटो हैं, हम भीड़ की फोटो हैं, हम पराजय के प्रतीक हैं। हम भीड़ की फोटो हैं, हम पराजय के प्रतीक हैं। हम एक देश की शव यात्रा हैं। हम भीड़ की फोटो हैं, हम पराजय के प्रतीक हैं। हम एक देश की शव यात्रा हैं। हमें जाते हुए देखो, हमें जाते हुए देखो और उदास हो जाओ। हमें दूर से देखो, हमारे पास मत आओ। हम भीड़ की फोटो हैं, हम पराजय के प्रतीक हैं। हम एक देश की शव यात्रा हैं। हमें जाते हुए देखो और उदास हो जाओ। हमें दूर से देखो, हमारे पास मत आओ। थैंक यू। आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मदन भाई आप बाद में भी देख सकते हैं। अविचल थैंक यू आपका। संदीप तिवारी आपका आभार। राम जी भाई आपका स्नेह और आशीर्वाद रहे। और जैसा भी जो लिखा है मैंने बोला, मैं उसको मैंने पढ़ा है और आकलन मूल्यांकन आप लोग करेंगे, बेहतर करेंगे। थैंक यू जनमत। आप सबका आभार, शुक्रिया, प्रणाम।